कोरोना वाली फैक्ट्री यानी तबलीगी जमात का आका मौलाना साद किसी शातिर अपराधी की तरह अपने पत्ते बिछा रहा है। वो कानून को चैलेंज कर रहा है, तभी तो क्राइम ब्रांच को अभी तक अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं दी है। आज क्राइम ब्रांच ने चौथा नोटिस भेजकर उससे जवाब तलब किया है। वो लगातार झूठ बोल रहा है अपने वकीलों से, ये मीडिया को कहलवाता है कि मैं क्राइम ब्रांच के साथ संपर्क में हूं, जबकि क्राइम ब्रांच ने आज साफ कर दिया है कि उनका मौलाना साद ने अभी तक उनसे कोई संपर्क नहीं किया है, किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दिया है। मौलाना साद और उसके जमातियों ने देश के कोने कोने तक कोरोना फैला दिया। पूरा देश जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तो मौलाना साद कभी कहता है कि सरकारी अस्पताल में टेस्ट नहीं कराऊंगा, और अगर उसने किसी प्राइवेट लैब में टेस्ट करा दिया तो अब तक क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी। सवाल कई हैं जिनकी तह तक जाना भी बहुत जरूरी हो गया है। शक गहरा रहा है कि आखिर कौन से राज है जिसे मौलाना साद छुपाना चाह रहा है। सबसे बड़ी बहस होगी। बड़ी बहस में आज इस पॉइंट को भी डिस्कस किया जाएगा कि अब जमातियों की MAC मल्टी एजेंसी जांच हो रही है, जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। उनके आतंकवादियों और अलगाववादियों से संबंधों की जांच देश की सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर कर रही हैं। आज इस पर भी बात करेंगे। एक बड़े एक्सपर्ट RSN सिंह साहब हमारे साथ होंगे इन मामलों के, लेकिन पहले देख लेते हैं आज का अपडेट। देखते हैं कैसे कर रहा है मौलाना साद कानून के साथ लुका छुपी। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट क्यों छिपा रहा है मौलाना साद? क्यों नहीं कराया सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट? क्राइम ब्रांच को अब तक क्यों नहीं सौंपी टेस्ट रिपोर्ट? न्यूज नेशन की खबर पर मुहर। पुलिस ने मौलाना साद को कहा कोरोना रिपोर्ट अपनी किसी एम्स अस्पताल से कराएं। क्यों नहीं कराई? क्यों भाग रहे हैं वो? इसका जवाब दीजिए ना। आपका काम नहीं, आपका काम सवाल पूछना है, नहीं पूछना है, मगर आप सवाल से ज्यादा आज भाजपा का पक्ष लेकर के आप बात कर रहे हैं। मैं इस देश के पक्ष में खड़ा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में नहीं हूं। मैं आपको साफ कर दूं मौलाना नदीमुद्दीन, आप इतने स्वतंत्र हैं, सरकार उनको सामने क्यों नहीं ला रही है? मैं कहता हूं कि अगर मौलाना साहब ने गलती की है तो उनकी गलती को मुसलमानों से क्यों जोड़ा जा रहा है? तबलीगी जमात की गलती को मुसलमानों से जोड़ करके क्यों देखा जा रहा है? ठीक है, एक मिनट, फिरोज बख्त अहमद साहब के पास चलता हूँ। फिरोज बख्त अहमद साहब भी मुसलमान हैं। क्या हिंदू मुसलमान हो रहा है या एक कोरोना फैलाने वाले मौलाना की गलती बताई जा रही है? मौलाना नदीमुद्दीन खामोश हो जाइए, ये मुसलमान का राग मत गाइए। मैं बार बार बोलता हूँ देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। न सवालों का जवाब, न क्राइम ब्रांच का सामना। लुका छिपी का खेल खेल रहे मौलाना साद और उसकी कोरोना रिपोर्ट पर न्यूज नेशन ने बुधवार को ये सवाल उसके रहनुमा उलमा काउंसिल के नदीमुद्दीन से पूछे तो वो हिंदू मुस्लिम के राग पर उतर आए। मगर अधर्मी साद और उसकी कुतर्की चालों से सच्चाई छिप नहीं सकती। आज क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को चौथा नोटिस भेजकर सवाल पूछा, सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराया है या नहीं? अगर कराया है तो रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सौंपी गई? रिपोर्ट मिलने के बाद साद से होनी है पूछताछ। साद ने कोरोना टेस्ट निगेटिव आने का दावा किया था। अब तक क्राइम ब्रांच ने 4 नोटिस भेजे हैं और साद की तरफ से किसी भी नोटिस का माकूल जवाब नहीं दिया गया। उल्टा सरकारी अस्पताल में टेस्ट कराने वाले आदेश से भी मुकर गया। अब इसे गिरफ्तारी से बचने के लिए मौलाना साद का पैंतरा कहें या फिर जांच एजेंसियों को उलझाकर काले कारनामों पर पर्दा डालने की चाल, क्योंकि मौलाना साद और उसके कुनबे को अच्छी तरह इल्म है कि क्राइम ब्रांच को टेस्ट रिपोर्ट सौंपने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि कोरोना वाली जमात का मौलाना साद दिल्ली के जाकिर नगर वाले घर में छिपा है। ये इलाका भी हॉट स्पॉट है। मरकज मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने क्वारंटीन का बहाना बनाया था। इसके बाद क्वारंटीन खत्म हुआ तो टेस्ट रिपोर्ट दबाकर जांच एजेंसियों को गुमराह कर रहा है। उधर मल्टी सेंटर एजेंसी यानी मैक जमात से जुड़े 1000 जमातियों का ट्रैक रिकॉर्ड खंगाल रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इनका आतंकी कनेक्शन तो नहीं है। 1000 से ज्यादा मोबाइल फोन के डेटा की हो रही है जांच पड़ताल। जमातियों के फोन डिटेल की हो रही है जांच। मल्टी एजेंसी सेंटर के सूत्रों के हवाले से खबर, कई मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो क्लिप भी बरामद हुए हैं। जांच हो रही कि कोरोना वायरस के फैलने का मामला महज हादसा था या फिर कोई साजिश। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस फैलाने के आरोप पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी केस दर्ज है। उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में साद और उसकी जमात की कुंडली भी खंगाली जा रही है। कुल मिलाकर कानून के चौतरफा कस्ते शिकंजे से बचने के लिए मौलाना साद हर दिन नया खेल खेल रहा है। सवाल यही है कि कब तक बचेगा फरेबी साद।
तो बड़ा सवाल, इसलिए टेस्ट नहीं कराया जा रहा है क्योंकि टेस्ट हुआ तो तिहाड़ गए। तिहाड़ की कालकोठरी उनका इंतजार कर रही है। 304 का केस लगा हुआ उन पे, जिसको कहते हैं गैर इरादतन हत्या, और उसमें जमानत नहीं मिलती। ऐसे केस में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी जब पूरे देश, इंसानियत और मानवता को मौलाना साहब ने संकट में डाल दिया है। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराता हूं। RSN सिंह साहब हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। उनको आज बहस में मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि मैं जानना और समझना चाहता हूं कि आखिर क्यों MAC जो मल्टी एजेंसी सेंटर है उसको जांच करनी पड़ रही है आतंकियों और अलगाववादियों से तबलीगी जमात के संबंधों की। 1000 फोन की टेस्टिंग हो रही है, कॉल ट्रेसिंग हो रही है। यासिर जिलानी स्पोक्स पर्सन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। मेरे साथ शुहेब कासमी साहब हैं जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है जमात उलेमा ए हिंद के, इस्लामिक स्कॉलर है बहुत बड़े। मेरे साथ मुजब्बिर रहमान हैं, तबलीगी जमात के समर्थक हैं। माजिद हैदरी साहब हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, श्रीनगर से मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर फौद हलीम हैं, CPIM से जुड़े हुए हैं और कोलकाता से मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुजब्बिर, मैं आपके पास आऊंगा। भाई, आपने वो गाना सुना है, हमने बचपन में सुना था, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, इसीलिए बच रहा है मौलाना साहब। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दीपक जी नहीं डिसाइड करेंगे कि जेल कौन जाएगा, अदालत डिसाइड करेगी, सबूत डिसाइड करेंगे। सबूत तो है उनके खिलाफ, 304 का केस लग गया है, 304 का केस लग गया है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप मुझे बोलने दीजिए ना। अब आपने अपना सवाल किया, मैं कह रहा हूँ एलिगेशन तो 50 लगा दीजिए, लेकिन उसको साबित करना पड़ता है। लगता है पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है अभी तक, इसलिए पुलिस जो है उनको अरेस्ट करने की नहीं सोच रही है, क्योंकि आपके प्रेशर में आके, लोगों के प्रेशर में आके अपने आकाओं को खुश करने के लिए एलिगेशन तो लगा देना बहुत आसान होता है, लेकिन कोर्ट में उसको प्रूव करने के लिए सबूत चाहिए होता है, जो शायद अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अरे पूरे देश में सबूत ही सबूत बिखरे पड़े कि कैसे उन्होंने कोरोना फैलाया। पूरे देश में सबूत बिखरे पड़े हैं मुजब्बिर रहमान। नहीं है। अगर सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। आपको ईमानदार नजर आ रहा है मौलाना साहब। कोरोना फैलाने की जिम्मेदारी साहब की है, तो फिर आप ये कहेंगे कि पूरे देश में फैलाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। आ गए अपनी लाइन पे। अगर देश में कोरोना फैलाने की जिम्मेदारी साहब की है, तो पूरे देश में कोरोना फैलाने की जिम्मेदारी सबसे जिस आदमी ने जानबूझकर गलती की, उस आदमी की जिम्मेदारी बनती है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज की हो गई। नहीं, ये आप कैसे तय करेंगे कि जानबूझ के की नहीं? कोरोना जानबूझ के नहीं होता है, किसी को देख के नहीं होता है क्या हुआ। आपने तो जानबूझ के फैलाया ना। आपने जमात को सरकार के हर ऑर्डर को नजरअंदाज किया, पुलिस की हर रिक्वेस्ट को नहीं माना, बिल्कुल भी नजरअंदाज। जमातियों को बोला जाकर छिप जाओ, मस्जिद जाओ, क्योंकि मरने की सबसे अच्छी जगह वो है। ये कौन कह रहा था? मौलाना साहब कह रहे थे ना। उनकी वीडियो आउट ऑफ कंटेक्स्ट आप जब सुनेंगे कोई चीज को, गलत जगह पे सुनेंगे तो गलत मतलब निकालेंगे उसका। अगर वो लोगों को बुला रहे होते तो हिंदुस्तान की हर मस्जिद भरी हुई होती। दूसरी चीज, कई मस्जिदों से जेल जा रहे हैं, आज भी गए हैं जेल, आज भी गए हैं जेल। के करीब 40 अस्थायी जेल बन गई है उत्तर प्रदेश में जमातियों को पकड़ने के लिए। तो 10 लाख आदमी इकट्ठा मिलते। मुजब्बिर रहमान, बड़े कमजोर वकील हो आप। सीधे चलता हूँ RSN सिंह साहब के पास, सीधे चलता हूँ। मुसलसल पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच कर रहे थे। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अब तो 1 महीने से सबूत ही सबूत बिखर रहे हैं। कहीं पत्थर मारा जा रहा है, कहीं पेशाब फेंकी जा रही है, कहीं क्वारंटीन सेंटर में पॉटी करी जा रही है, कहीं नर्सों को छेड़ा जा रहा है। जो अगर कोई गलत सबके ऊपर रहने से लगा है, सबके ऊपर रहने से लगा है। जमात का कोई वास्ता नहीं है, जमात का कोई वास्ता नहीं है। जो अच्छा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। पहले सिखाओ कि मस्जिदों में जाओ, पहले सिखाओ। पाएगा उसको जमात से एसोसिएट ना करें। बिल्कुल सजा पाएगा, और मौलाना साहब भी पाएगा, मौलाना साहब भी सजा पाएगा। करोड़ों लोग हैं जो जमात के समर्थक है हिंदुस्तान में, करोड़ों। सिंह साहब, आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या बैकग्राउंड है इन जमात वालों का कि MAC यानी मल्टी एजेंसी सेंटर इसकी जांच कर रहा है। IB, रॉ, CBI, साथ ही साथ ED, दिल्ली पुलिस, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी है? क्यों उनको लग रहा है कि इनके आतंकी और अलगाववादियों से संबंध हो सकते हैं? नहीं, देखिए, वो एक स्पिरिचुअल लीडर अपने आप को बताते हैं। इसी मरकज़ में कम से कम 41 देशों के लोग यहाँ आए थे, तो जो इतनी बड़ी सभा को जिसका लीडर अपने रहनुमा बताता हो, तो उनको तो खुद ही आ जाना चाहिए। नहीं तो अगर उनका ये इस तरह का व्यवहार होगा तो जो उनके अनुयायी हैं वो किस तरह से पेश आएंगे, और वही हुआ है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये डेलिबरेटली फैलाया गया, नहीं फैलाया गया,
लेकिन एक बात जरूर था कि इसके पूरे जो स्टेट का जो ऑर्डर्स थे उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। और ये नज़रअंदाज का जो हम ये तरीका देख रहे हैं ये केवल यहीं पे नहीं है, हम बगल के पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि वहाँ के प्रेसिडेंट को अल अज़हर यूनिवर्सिटी से फतवा जारी करवाना पड़ा कि भाई ये रमज़ान में ये कॉन्ग्रीगेशनल जो प्रेयर्स हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो जब इस तरह की मंशा हो कि आप किसी भी चीज़ को ना माने, आप देश का जो चुनी हुई सरकार है उसका हुक्म ना माने, तो कहीं पे ये अपने आप में शक पैदा कर देता है। और मुझे आज तक इस बात को समझ में नहीं आई कि आखिर इंडोनेशिया का आदमी, किर्गिस्तान का आदमी, मलेशिया का आदमी, ये सब जब इकट्ठे होते हैं यहाँ पे तो ये किस भाषा में बात करते हैं और क्या बात करते हैं। तो ये सवाल आज तक अपने आप में, ये तो हमारे ये हिंदुस्तानी मुसलमान भाई तो वो हमारे लोग हैं, फिर इनको इंडोनेशिया और ये तमाम ये जो अभी 150 से ज्यादा देशों में जो ये तबलीगी जमात पिछले सालों में फैल गया है, तो ये आपस में बात क्या करते हैं। दूसरी बात ये है कि इनको डर किस बात का है कि देखिए तबलीगी जमात, आप कुछ भी कह ले और मैं नहीं कह रहा हूं, आप पता लगा ले कि जितने एजेंसीज हैं उन्होंने यही कहा है कि ये जिहादीज के पैसिव सपोर्टर्स हैं, ये इंटॉलरेंस सिखाते हैं, जो बॉर्डर लाइन मुसलमान हैं उनको ये बिल्कुल अपनी तरफ, ये अब इसकी शुरुआत भी ऐसे हुई थी कि भाई लोकल कंडीशन से समझौता ना करो। और मेरा अपना मानना है कि कोई भी ऐसी संगठन जो हिंदुस्तानी मुसलमान को हिंदुस्तानी न रहने दे और उसका ओरिएंटेशन हिंदुस्तान से बाहर करे, वो ऑर्गेनाइजेशन देश के हित में नहीं काम कर रहा है। तो इसीलिए इनके पास शायद आप देखिए ना, तो यहाँ के तबलीगी जमात और पाकिस्तान में जो रायविंड में जो होता है, जिसमें आईएसआई के तमाम हुक्मरान, रिटायर्ड सर्विंग जनरल्स, आप जावेद नासिर जो आईएसआई के थे वो बहुत बड़े वो थे, अनुयायी थे इनके, जमायत इस्लामी के महमूद खान जो कि बाद में महबूब खान जो कि वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने, नवाज शरीफ के पिताजी। तो ये इनके लिंक्स चारों तरफ है। तो ये इसी बात से ये भाग रहे हैं कि अगर इनका इंटरोगेशन होगा तो सारा नेटवर्क जो है सारा, आपको मैं बता दूं कि रायविंड में जब इनकी मीट होती है तो ये जितने जिहादी ये दुकानें हैं, जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, सब वहां पर ये रिक्रूट्स लेने के लिए वो वहां पे पहुंच जाते हैं। ठीक है सिंह साहब, मैं फिर लाऊंगा मौलाना साहब जी मैं फिर लाऊंगा आपको बहस में, क्योंकि आप महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं और ये कंसर्न है इस देश का। मैं माजिद हाजरी साहब के पास चलूंगा। माजिद हाजरी, ऐसा क्यों होता है कि हर मौके पर एक ऐसी जमात निकल कर सामने आती है जो किसी ना किसी वजह से देश को संकट में डालती है? क्या आपको नहीं लगता मौलाना साहब इंसानियत, मानवता, इस देश तीनों का दुश्मन है? देखिए जनाब, आपका जो ये डिबेट है ये देश भर में बहुत ही लोकप्रिय डिबेट है। तो मैं इस डिबेट के थ्रू अब सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा एक चीज, कि जो आस्था मेरे हिंदू भाई श्री श्री रविशंकर जी के लिए रखते हैं, वही आस्था मुसलमान भाई मौलाना साहब के लिए रखते हैं। तो जब RS सिंह इतने जिम्मेदार आदमी हैं, क्या करते हैं पुलिस के सामने मुसलमान आके क्या करते हैं, मैं समझना चाहता हूं। जब फिरंगी आते हैं श्री श्री के आश्रम में, वो क्या करने आते हैं? ये धर्म की बात है, हम धर्म को सियासत से ना जोड़ें। अगर सवाल पूछने की बात आएगी तो मैं भी 1000 सवाल पूछूंगा। हमारे मौलाना साहब ने, जो देवता समान इंसान है, देवता समान इंसान छुपा क्यों है? देवता समान इंसान छुपा क्यों है? हाजरी साहब बताइए, देवता समान है तो देश को संकट में क्यों डाला? छुपे हुए क्यों है 1 महीने से ज्यादा से? देश को संकट में नहीं डाला। मैं आपको बता दूं, श्री श्री रविशंकर जी पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 3 करोड़ का जुर्माना लगाया था 3 साल पहले, वो उन्होंने कभी नहीं दिया। गलतियां हर एक से होती हैं, गलतियां देवता समान लोगों से भी होती हैं। इसलिए हम धर्म के नाम पे यहाँ ये एक लकीर ना बना दें कि मौलाना साहब का नाम हम गलत तरीके से लें और आदरणीय श्री रविशंकर जी का अच्छी तरह लें। जैसा आदर श्री श्री रविशंकर जी के लिए है, श्री श्री रविशंकर ने जब वो किया था ना, सबसे पहले उसके खिलाफ मैं खड़ा हुआ था सर, उसके खिलाफ भी खड़ा हुआ था।
हर हिंदू लेकिन संत आपने के खिलाफ कभी खड़ा गलत हुआ शब्दों हूं का जो प्रयोग- गलत है, देखिए, जो गलत है। मेरे किसी हिंदू भाई ने गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया कभी श्री श्री रविशंकर जी के मैंने लिए, बोला जो आशाराम आज के इस लिए, मंच पर हो मैंने रहे हैं, बोला आशाराम हमारे के लिए, देश का सम्मान मैंने होना बोला चाहिए। आशाराम के लिए चोर है, धूर्त है, पाखंडी है, बलात्कारी है। आशाराम अपने चोर है, शो में मौलाना बोला, साहब चोर नहीं अपने है। शो में बोला। जो आपके लिए श्री श्री रविशंकर है, मेरे लिए पहले मौलाना साहब आशाराम हैं। के चेले या भी पहले यही बात कहते समझ थे, लीजिए। पहले आशाराम के मौलाना चेले भी यही साहब ने कहते थे, कभी इस देश भगवान में- है वो। कभी इस देश में ये नहीं कहा कि गोली मारो सालों को। किसने मौलाना कहा साहब ने गोली ये मारो कभी नहीं सालों कहा। को? मौलाना साहब ने ये नहीं कहा कि हिंदू भाई से सब्जी मत खरीदो, ये बीजेपी वाले कहते हैं। मौलाना साहब ने कभी नहीं कहा। यासिर मौलाना जिलानी, साहब ने ये कभी यासिर नहीं कहा जिलानी कि ये देश में बीजेपी या तो वाले आम कहते दादे रहेंगे हैं। या मुझे फिर हादरी बीजेपी साहब वाले रहेंगे। हादरी साहब का एजेंडा आ गया। सर आपका राजनीतिक एजेंडा विरोध आएगा, अगर किसी बिल्कुल से है, आएगा। हादरी साहब अगर आपका राजनीतिक विरोध किसी के साथ है तो राजनीतिक विरोध करिए, देश के खिलाफ मत खड़े होइए, देश के खिलाफ मत खड़े होइए। बात करेंगे नहीं, गलत बात है। यासिर जिलानी ये जवाब बात दीजिए, दीपक- क्या ये देश के खिलाफ खड़े होना नहीं है? माजिद हैदरी को जरा रोकिए, माजिद हैदरी को रोकिए, आप करें तो माजिद हैदरी को रोकिए। मैं बोलता हूँ, माजिद हैदरी हो गया। दीपक भाई मैं आपको बताऊं, एक तो दो बातें इन्होंने बिल्कुल गलत कही है। एक तो हिंदुस्तान का जो पूरा मुसलमान है उससे मौलाना साहब से कोई लेना देना नहीं। हाँ, 8-10% मुसलमान हैं जो तबलीगी जमात के लोग हैं, वो उनके अनुयायी हैं, वो उनको अपना मौलाना और अपना नेता मानते हैं। एक बात। और दूसरी बात, मैं आपको इसी में एक एग्जाम्पल और ऐड कर दूं। अभी 4-5 दिन पहले पाकिस्तान में तबलीगी जमात का एक और मौलवी है, मौलवी तारिक जमील, उसने मीडिया पर्सन को और वहां के ख्वातीन को लेके कुछ ऐसी बात कह दी थी। पाकिस्तान जो माजिद हैदरी जिसके बड़े पैरविकार हैं, पाकिस्तान की मीडिया जगत और ख्वातीनों ने इतना दबाव डाला कि तारिक जमील को सबके सामने आके माफी मांगना पड़ा। तो इंसानियत का काम तारिक जमील ने किया या मौलाना साहब ने किया जो छिप के भाग रहा है? तारिक आप माजिद हैदरी बताएं। तारिक जमील की बात ही नहीं थी, वो मौलाना फजलुर रहमान की बात थी। कहाँ से आप तारिक जमील साहब को ले आए बीच में? आपको पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी बात का पता नहीं होता, हवा में बात करते थे फसाद करने के लिए देश में। वजीर आजम के सामने वहाँ के जो मीडिया जगत के सबसे बड़े समूह है उनके सामने माफी मांगी है। अगर नहीं मालूम है वो तो फजलुर रहमान की बात है, तारिक जमील साहब की बात नहीं है। पहले आप अपना रिकॉर्ड सेट कीजिए। गलत चीज आप देश को बता रहे हैं, इतने बड़े मंच पर झूठ बोल रहे हैं, आप फसाद की बात कर रहे हैं, आप दोस्ती की बात कीजिए। आप बोलिए मौलाना साहब जो है वो देवता समान इंसान है, जिसने कभी देश में बंटवारे की बात नहीं की। वो देवता देश का दुश्मन बना हुआ है। सलमा माजिद हैदरी साहब, माजिद हैदरी भाई वो देश का दुश्मन बना हुआ है। देखिए वो मौलाना साहब देश का दुश्मन बना है पिछले 32 दिन से। अजीत डोवल साहब रात को गए उनसे मिलने, क्योंकि वो देवता समान इंसान है। उनके आदर में तो मेरे भाई देवता बाहर आकर दर्शन क्यों नहीं देते? देवता बाहर आकर क्राइम ब्रांच के सामने दर्शन क्यों नहीं देते? हम भी दर्शन कर लेंगे, उनके हाथ जोड़ लेंगे। देवता है तो वो कानून फैसला करेगा, वो आरएसएस की 4 नोटिस भेजे जा चुके हैं, 4 नोटिस। हादरी साहब 4 नोटिस। सीधे चलता हूं मैं इस वक्त शोएब काशमी साहब के पास। शोएब काशमी, हमेशा बचाव में विक्टिम कार्ड क्यों खेला जाता है? हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि ये तो धर्मगुरु है, इनको मत टच करो, ये तो देवता समान है? क्या देवता की ये जिम्मेदारी है कि देश के कानून से रोज भागे, नर्सों से अश्लील हरकतें करवाए, क्वारंटीन सेंटर में बदमाशी करवाए, हेल्थ कर्मियों पर पत्थर पड़वाए? ये जिम्मेदारी है उसकी, बताइए। देखिए ऐसा है, मैं वो बात कहूंगा जो हकीकत है। और देश के प्रधानमंत्री, देश और संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी ये क्या इस वक्त क्या चाहते हैं और देश से क्या उम्मीद रखते हैं और मौलाना साहब से क्या उम्मीद रखते हैं। क्योंकि जब से 1 महीने से ये हादसा हुआ है, मरकज़ वाला, कोरोना वाला, देश बड़ी इस वक्त जो है बड़ी जंग लड़ रहा है। और चंद लोग ऐसे हैं जो लगातार इसकी आड़ में देश को लड़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम करके इस चीज़ को हिंदू मुस्लिम की निगाह से देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं साफ कर दूं, जो लोग मैं साफ कर दूं, बिल्कुल नहीं है। वो मैं ये कहता हूं, मैं कासमी साहब एक बात कहना चाहता हूं। मैंने इस शो में हमेशा कहा है देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। लेकिन ये क्यों छिपते हैं, क्यों विक्टिम कार्ड खेलते हैं, क्यों सरकारी दामाद बनना चाहते हैं? इस्लाम जैसे लोग और ये डॉक्टर जफरुल इस्लाम जैसे लोग, माओवादी सोच के लोग, चाइना और पाकिस्तान और ईरान के प्रीपेड वर्कर भारत की छवि को पूरी दुनिया में, कुवैत में, कतर में, बहरीन में
और पूरी दुनिया में ख़राब करने के लिए इसकी आड़ में खेल खेल रहे हैं। मगर देश का मुसलमान और देश का हिंदू समझदार है, वो ऐसे लोगों को बेनकाब करेगा, चाहे वो दुनिया के अंदर कितने भी ख़त लिखते रहें। और क्योंकि वो जानते हैं कि तबलीगी जमात पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, अगर हम इसकी आड़ में हमले करवाएंगे और जो है किसी को जो है मजलूम दिखाएंगे, किसी को जालिम दिखाएंगे, तो दुनिया के अंदर भारत को लेके एक भौचाल आएगा। और प्रधानमंत्री की 6 साल की मेहनत जो है पूरी दुनिया के जो उन्होंने की है, भारत को पूरी दुनिया से जोड़ा है, भारत का सम्मान हुआ है, प्रधानमंत्री का जो सम्मान हुआ है उसको खत्म करने के लिए ये पूरा टोला एक कोशिश कर रहा है। उसकी एक कड़ी डॉक्टर जफर इस्लाम सामने आया है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ हलीम साहब के पास। डॉक्टर हलीम भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्यों खड़े हो जाते हैं ये लोग देश के खिलाफ? आपकी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, आपकी सोचने की पद्धति अलग हो सकती है, हम अलग अलग सोच सकते हैं, हम अलग अलग विरोध कर सकते हैं, लेकिन ऐसे वक्त क्यों मौलाना साहब देश के विलन बन गए? और ये मुसलमान हिंदू का सवाल नहीं है, सिर्फ तबलीगी जमात का सवाल है जिसकी सोच तालिबानी है। देखिए, ये सवाल का जवाब तो मौलाना साहब ही दे सकेंगे, आप उनसे कर रहे तो बेहतर है। मैं जो सवाल का जवाब देने आया हूँ वो यह है कि तबलीगी जमात के लोगों के ज़रिए से हिंदुस्तान में जिस तरीके से कोरोना फैला है उससे हमारा क्या अनुभव रहा है। पहले तो ये अनुभव रहा है कि सरकार अगर चाहे तो जो लोग कोरोना पॉजिटिव है उनके पीछे जा कर के उनके जो कॉन्टैक्ट्स है उनको ट्रेस करके सही तरीके से कदम उठा सकती है। हमें ये पता चला है कि 2 राज्य में जहाँ सबसे ज़्यादा अभी कोरोना का आतंक है और जहाँ सबसे ज़्यादा फैलाव है वो है महाराष्ट्र और गुजरात। और ये महाराष्ट्र और गुजरात में तबलीगी जमात के लोग बहुत ही कम तादाद दिखा देता हूँ, फिगर दिखा देता हूँ। हलीम साहब एक मिनट रुक जाइए, आपने 2 बोले महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात, प्लीज दिखाइए फिगर, प्लीज दिखाइए फिगर, गलत बात नहीं। डॉक्टर आप अपनी बात खत्म करिए। देखिए मैं ग्राफिक दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा धीरज। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े, 1 मिनट आपने बताया, आप भी थोड़ा। डॉक्टर साहब सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए मुझे, सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए। आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए। पूरा देश देख रहा है। 48% गुजरात में, मुझे मेरा बात कंप्लीट करें। महाराष्ट्र में लगभग 60%, तमिलनाडु में 61% तबलीगी जमात से जुड़े स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े हैं। बोलते रहिए डॉक्टर साहब, चल रहे हैं आंकड़े। स्वास्थ्य मंत्रालय के जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि गुजरात में 12 पॉजिटिव केस थे तबलीगी जमात के और महाराष्ट्र के 23 थे। और ये जो आंकड़े हैं ये कह रहे हैं स्पष्ट करके कि अगर सरकार चाहती है कि वो जो 15 लाख लोग जो सारे दुनिया से आकर के लैंड किए थे हिंदुस्तान में और जिसके ज़रिए से कोरोना हिंदुस्तान में फैल रहा है, अगर नियत सही रहा सरकार का तो इनके पीछे जा कर के इनके कॉन्टैक्ट्स को चिन्हित करके ये कोरोना का जो महामारी है, अतिमारी है, इसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। तबलीगी जमात के लोगों को जिस तरीके से ट्रेस की गई है, जिस तरीके से तमाम एजेंसीज़ को पीछे लगाए गए हैं, उसी तरीके से बाकी जो लोग आए थे यूरोप से और अलग अलग जो देशों से आए थे, जो लोग कोरोना अलग अलग जगह में फैला रही, विशेष करके गुजरात में आप देखिए ये जो ट्रंप का जो प्रोग्राम हुआ था 48% गुजरात में तबलीगी जमात के हैं। डॉक्टर हलीम 48% गुजरात में तबलीगी जमात के लोग हैं। मैं आपको करेक्ट कर दूं। देखिए आप अपने आंकड़े अगर देखिए आप पढ़ के दिखा दीजिए ना मुझे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? इंटरनेट खोलिए, पढ़ के बता दीजिए। इंटरनेट खोलिए, पढ़ के बता दीजिए। पढ़ के बता रहा हूँ। अरे हाथ कंगन, आप बता दीजिए ना कहाँ से पढ़ रहे हैं, बता दीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। पढ़ रहा हूँ मैं तो सरकारी आंकड़े पढ़ रहा हूँ। वो सरकारी आंकड़े किस तारीख का है, किस दिन का है, किसने दिए हैं? 12 लोग हैं और आपके महाराष्ट्र में 48% तबलीगी जमात के पॉजिटिव हैं। तो स्टैंडर्ड जो आया है उसके ठीक है, आप ढूंढ के रखिए, मैं आपको कहाँ का डाटा है, मैं ढूंढ के रखता हूँ। ब्रेक लेते हैं।